वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था ये था HSN कोड। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो कंपल्शन नहीं है। ऑप्शनली इनवाइस पर HSN कोड दिखाया जा सकता है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है, इन दैट केस पहले 2 डिजिट्स शो करना कंपल्सरी है। और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो पहले 4 डिजिट शो करना जरूरी होता है। ठीक है, टोटल 6 डिजिट्स होते हैं इंटरनेशनली, बट इंडिया में 8 डिजिट का इसको रखा गया है। ठीक है, डिजिट का ये रखा गया है। तो यहाँ पर जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर पूरे 8 डिजिट आपको शो करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये मिनिमम है जो शो करने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। अब समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस किस सिचुएशन में आता है? देखिए, आपको ये तो पता है आपके जीएसटी में एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, और उस थ्रेशोल्ड लिमिट को जब क्रॉस कर जाता है डीलर सप्लायर, तो उसके 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना जरूरी होता है। मान लीजिए एक डीलर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसने बिजनेस शुरू किया था अप्रैल में बिजनेस शुरू किया। फर्स्ट अगस्त को फर्स्ट अगस्त को जो टर्नओवर है, ठीक है, जो टर्नओवर है ये एक्सीड कर गया 20 लाख रुपीस। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया, जो एक बेसिक हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट है, स्पेशल केसेस को छोड़ दें, कर गया। ठीक है, 1 अगस्त को ये कर गया। 1 अगस्त का मतलब है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। हमारे डीलर ने 25 अगस्त को 25 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। रजिस्ट्रेशन अप्लाई, और रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई किया उसने क्या कहा, उसको बताना पड़ेगा कि सर मैं किस दिन से जीएसटी में कवर हो रहा हूं। ये जीएसटी में कवर हो रहा है बेटा 1 अगस्त से, क्योंकि 1 अगस्त को 20 लाख रुपए का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस कर गई। ओके, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, किस डेट से इशू किया गया? जो इशू किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड, मान लीजिए कर दिया गया 1 सितंबर को। ठीक है, इसको थोड़ा सा चलो कम कर देते हैं, ये एक एक तारीख हो जाएगी। इसको कर देते हैं हम लोग 28 अगस्त। 3 डेट्स बेटा पिक्चर में है आपके पास। पहली डेट 1 अगस्त, जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रही है। ठीक है, 25 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और 28 अगस्त को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये इशू कर दिया गया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डेट ऑफ इशुएंस है वो क्या है बेटा? ये है 28 अगस्त। मगर जब 25 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो सप्लायर ने ये बताया होगा मेरा 1 अगस्त को थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुकी है। तो समझिए, फटाफट यहां पर बताइए किस डेट से supplier is liable to get registered under GST. He is liable to get registered under GST with effect from 1st August. 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल हो गया। तो बेटा समझिएगा, यहां पर 1 अगस्त के बाद जो भी वो सप्लाई करेगा वो टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में आएगी। ही विल कलेक्ट जीएसटी। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या है? ही कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, क्योंकि उसके पास जीएसटीएन नहीं है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया। गवर्नमेंट ने कहा भाई ये काम करो, 1 अगस्त से 28 अगस्त, मतलब जिस दिन से यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और जब तक, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको कहते हैं। ये क्या डेट होगी? इसको हम नाम देंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
तो बेटा ध्यान से समझिएगा, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया वो 28 अगस्त को किया गया, मगर उसमें जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा होगा सर्टिफिकेट में वो क्या लिखा होगा, वो 1 अगस्त लिखा होगा। ठीक है, एक तो हमारे सप्लायर ने 1 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में, देखो जब उसके पास जीएसटी आ जाएगा तो अब वो इनवॉइस पर जीएसटी शो करेगा ताकि बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके। मगर इस पीरियड में जितने भी इनवॉइस इशू किए गए होंगे उन इनवॉइस पर जीएसटी नहीं था, क्योंकि उसको जीएसटी इशू ही नहीं किया गया था। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस अब तो क्लियर हो गया बेटा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर, ठीक है मैं इसको लिख देता हूं यार, लिखा हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो पीरियड है, इस पीरियड में जितने भी इनवॉइस इशू किए गए हैं, ठीक है, विदाउट जीएसटी, उन विदाउट जीएसटी क्रेडिट बेनिफिट, उन सभी के लिए रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो जो हमारी होती है डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बीच में जो इनवॉइस इशू किए गए हैं उनकी जगह नए इनवॉइस इशू किए जाएंगे, जिसका नाम होता है रिवाइज्ड इनवॉइस टैक्स, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। इसका बेनिफिट क्या होगा, जिस व्यक्ति ने पेमेंट की होगी इस पीरियड में, जिस व्यक्ति ने इस पेमेंट में पीरियड की होगी, उस व्यक्ति को जब टैक्स इनवॉइस मिलेगा ही कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है जी, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। हाँ, कंटेंट्स वगैरह तो वही रहेंगे जो टैक्स इनवॉइस के होते हैं, सिर्फ एक कंसेप्ट है टैक्स इनवॉइस। अच्छा, इसका अगर सेक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस का सेक्शन है ये हमारे पास है बेटा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। ठीक है, सेक्शन याद रहे, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसेप्ट याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। हाँ जी, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में लिखिए टैक्स इनवॉइस is not required to be issued if value of supply is less than 200, recipient is unregistered and, ठीक है, recipient does not require tax invoice। देखिए, अगर सप्लाई रजिस्टर्ड बायर, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को की गई है तो टैक्स इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, याद रखिएगा। अगर सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर को की, रजिस्टर्ड बायर को की गई है, तो वो जब अपनी सारी डिटेल देगा तो बेटा चाहे फिर 100 रुपए की ही पेमेंट किया ना हो, वो सामने वाला बंदा उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहेगा। ठीक है, इन दैट केस तो टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। तो किन केसेस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करने की जरूरत है, कंडीशन पढ़िए, तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है, साथ साथ पढ़नी है। जो सप्लाई की वैल्यू है, जो इंडिविजुअल सप्लाई की वैल्यू है वो 200 रुपए से कम है। रेसिपिएंट मतलब जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है
और जो बायर है वो बिल लेना नहीं चाहता। भाई साहब, बायर अगर अनरजिस्टर्ड है, समझना इसको, बायर अगर अनरजिस्टर्ड है और उसने आपसे 150 रुपए का सामान खरीदा, 150 रुपीज का सामान खरीदा, बट वो कहता है सर मुझे तो बिल चाहिए। वो आप कहते हो भाई साहब, आप तो अनरजिस्टर्ड, कहते हैं भाई साहब कुछ भी हो, मुझे अपने अकाउंटिंग के लिए बिल चाहिए, प्लीज मुझे बिल इशू दो। अब उसने 150 रुपीज का सामान लिया, दैट इज लेस देन 200, वो अनरजिस्टर्ड है, सेकंड कंडीशन फुलफिल, बट इज आस्किंग फॉर इनवॉइस। अब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, बट ऑब्वियस है उसमें जितना टैक्स है वो शो करना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, मगर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या है, जिस व्यक्ति को आप सामान सप्लाई कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, वो कहता है मुझे बिल की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब वो बिल डिमांड नहीं करता, और जो वैल्यू है, ठीक है, सामान जो आपने दिया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो 200 रुपए से कम है, इन दैट केस बिल को इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल को इशू करने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस वो क्या करेगा, ठीक है, सप्लायर क्या करेगा, ये लिखेगा कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस shall be issued for such supplies at the close of each day। ठीक है, तो तीन कंडीशन है जहां पर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंडिविजुअल पर सप्लाई 200 रुपए से कम है, और जो बायर है वो इनवॉइस डिमांड नहीं कर रहा, इनवॉइस डिमांड नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक बड़ा सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बड़ा सिंपल से एग्जांपल देता हूं। एक स्वीट शॉप है, ठीक है, हमारे यहाँ पर एक स्वीट शॉप है। अब बट अब मेरे यहाँ क्या सबके यहाँ पर होती हैं, तो ये जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो छोटी छोटी स्वीट शॉप होती हैं, ठीक है, अगर आप एक चेन ऑफ की बात करें, रेस्टोरेंट जैसे मान लीजिए हल्दीराम है, बीकानेर है, वहां से तो आप चाहे एक रसगुल्ला ही क्यों ना लोगे, वो आपको स्लिप काट के देंगे, ठीक है, वो इनवॉइस इशू करते हैं। मगर जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, क्या वो इनवॉइस इशू करती हैं? अगर वो रजिस्टर्ड भी होते हैं तो वो इनवॉइस इशू नहीं करते, ठीक है, इनवॉइस इशू नहीं करते, और आप उनसे डिमांड भी नहीं करते। तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें क्या करना होगा, वो दिन में जितने भी सेल करेंगे, अगर वो जितनी भी सेल करेंगे, अब तो स्वीट शॉप पे जनरली कौन जाएगा, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, क्या हम उसका टैक्स क्रेडिट लेंगे? जी नहीं, खाते हैं खत्म, ठीक है, खाए पिया हजम, ठीक है। अब उसका हमें कोई भी बिल नहीं चाहिए, हम उसका क्रेडिट भी नहीं लेंगे, बिल की जरूरत भी नहीं है, और जनरली हम डिमांड भी नहीं करते। तो वो जो सेलर होगा, सप्लायर होगा, वो क्या करेगा, अगर बिल की वैल्यू 200 रुपए या उससे ज्यादा है, बेटा अगर 200 रुपया उससे ज्यादा है, तो इन दैट केस उसे वो बिल काट कर अलग से दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपको दे ना दे अलग बात है, मगर उसको उसको सेपरेट बिल अपना एक जनरेट करना पड़ेगा। बट 200 रुपए से कम की जितनी भी सेल उसने दिन में की है, एट द एंड ऑफ द डे वो सबका इकट्ठा बिल कर देगा। मान लीजिए उसने दिन में 50 सेल करी जिसकी वैल्यू 200 रुपए से कम थी, तो लास्ट में कंसोलिडेटेड बिल वो कर देगा, ठीक है, सेल टू अनरजिस्टर्ड बायर्स, और उनका एक कंसोलिडेटेड बिल जनरेट कर देगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। अच्छा, एक एग्जांपल करें इसका। मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मिस्टर ए ने 1 जुलाई 2019 में, मिस्टर ए ने 1 जुलाई 2019 में क्या किया, सप्लाई की है मिस्टर जेड को। मिस्टर जेड है यूआर कर देते हैं अनरजिस्टर्ड, ठीक है। सप्लाई की है मिस्टर पी को, ये है रजिस्टर्ड। सप्लाई की है मिस्टर ओ को, ही इज अनरजिस्टर्ड। सप्लाई की गई है XYZ लिमिटेड को, रजिस्टर्ड। सप्लाई की गई है मोहन को, ही इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है जी। वैल्यू लिखो, Z अनरजिस्टर्ड को जो सप्लाई की गई है, ये की गई है 170 रुपए की।
पी जो रजिस्टर्ड है इन्हें सप्लाई की गई है 190 रुपए की। ओ अनरजिस्टर्ड है, इसको सप्लाई की गई है 250 रुपए की। एक्स वाई जेड लिमिटेड को सप्लाई की गई है 180 रुपए की। और मोहन जो अनरजिस्टर्ड है इसको सप्लाई की गई है 150 रुपए की। बताइए वो कंसोलिडेटेड बिल कितने अमाउंट का दे सकता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो नहीं है, मगर यहां से हमने एक प्रैक्टिकल जनरेट कर लिया। बताइए कितने अमाउंट का कंसोलिडेटेड बिल मिस्टर ए इशू कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या थी कंसोलिडेटेड बिल की? कंसोलिडेटेड बिल की कंडीशन थी जो वैल्यू है वो 200 रुपए से कम होनी चाहिए, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और रेसिपिएंट बिल नहीं मांग रहा। हम ये मानकर चलते हैं कि यहां पर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है दे आर नॉट डिमांडिंग फॉर द बिल। अब जरा एक एक सिचुएशन को एनालाइज कीजिए बेटा। कंसोलिडेटेड बिल इशू करने के लिए पहली कंडीशन, जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहां पर तो बायर रजिस्टर्ड है, यहां पर भी बायर रजिस्टर्ड है, तो बेटा यहां पर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जा सकता। इन केस ऑफ मिस्टर पी 190 रुपीज का बिल रेज करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस, ठीक है। 113 सॉरी सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में इशू करना पड़ेगा, और यहां पर एक्स वाई जेड लिमिटेड को इशू करना पड़ेगा 180 रुपीज का बिल। दूसरा, ओके, तो ये तो अनरजिस्टर्ड है, यहां पर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो वैल्यू है लेस देन 200 होनी चाहिए। यहां पर 170 है, यहां पर 150 है, मगर बेटा ये है 250, मतलब ये 200 रुपए या उससे ज्यादा की कैटेगरी में आ गई। तो यहां पर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जा सकता, एक सेपरेट इनवॉइस मिस्टर ओ के नाम पर, ठीक है, या कैश दिखाकर कर दे, मिस्टर ए की डिटेल देनी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो 50,000 या उससे ज्यादा है तभी देखा है ना, कैश के बिल काटते हैं वो, ठीक है, तो वो बिल काट देगा। अब कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस 1 जुलाई की शाम को बिजनेस बंद करते हुए 1 जुलाई की शाम को वो क्या कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस किसका करेगा? 170 रुपए का और 150 रुपए का, 170 प्लस 150, तो वो इशू करेगा 320 रुपए का कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ 1 जुलाई। क्लियर है ये, ठीक है। प्रैक्टिकल देखो यहां पर हमने एक जनरेट कर लिया है कि हाँ एग्जामिनर इस तरह का प्रैक्टिकल पूछना चाहिए, मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। तो रिवाइज हो गया इस डिस्कशन में, और दूसरा कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। अब फटाफट करते हैं, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है, बिल ऑफ सप्लाई, चलो फटाफट, बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। देखो 31 सबसेक्शन 3 में है सारे स्पेशल केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, क्या चीज सप्लाई कर रहा है? एग्जेम्प्टेड गुड्स, सर्विसेज और बोथ। जी का मतलब गुड्स, एस का मतलब सर्विसेज, बी का मतलब बोथ। तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स, सर्विसेज और बोथ, या फिर पे कर रहा है टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कौन है? जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। तो बेटा इन दी सिचुएशन, इन दीज टू सिचुएशन, ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाएगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। कंटेंट मोर और सेम लेस होते हैं, बस जो जीएसटी की डिटेल है वो वहां से गायब हो जाएगी और नीचे टैक्स की डिटेल गायब हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट लिखिए रिसीट वाउचर। नेक्स्ट लिखिए रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर
ये है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। ठीक है, साथ में रूल 50 को फॉलो किया जाता है। ये रिसीट वाउचर किस लिए इशू किया जाता है? रिसीट वाउचर बेटा इशू किया जाता है फॉर एडवांस रिसीव्ड, फॉर एडवांस रिसीव्ड। ठीक है जी, फॉर एडवांस रिसीव्ड। सप्लायर रिसिपिएंट, सप्लायर ने पे, रेसिपिएंट ने पे किया एडवांस फॉर फ्यूचर सर्विसेज या फ्यूचर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लायर जो इशू करेगा वो इनवॉइस नहीं करेगा, रिसीट इशू करेगा, जिसका नाम है बेटा यहां पर रिसीट वाउचर। ठीक है, रिसीट वाउचर। अब जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के केस में आपको पढ़ाया था। टाइम ऑफ सप्लाई के केस में हमने इसको डिस्कस किया था। जब गुड्स में एडवांस मिलता है, जब गुड्स के केस में एडवांस मिलता है, तो वहां पर गुड्स के केस में एडवांस मिलता है तो जो डेट ऑफ पेमेंट है वो कंसिडर नहीं करते, मतलब एडवांस वहां टैक्सेबल नहीं होता। मगर सर्विसेज के केस में तो होता है। तो गुड्स के केस में जब एडवांस रिसीव किया जाता है, इन दैट केस जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो डेट ऑफ इनवॉइस होता है, क्योंकि हम पेमेंट को कंसिडर नहीं करते। पढ़ा था ये, याद आ रहा है? तो वहां पर एडवांस मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, वहां पर एडवांस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, वो टाइम ऑफ सप्लाई होता ही नहीं है। मगर सर्विसेज के केस में तो सर 18 सर्विसेज के केस में तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसेज के केस में जो एडवांस होता है वो क्या होता है? वो टाइम ऑफ सप्लाई की कैटेगरी में हमारे पास आया था। तो जो सिचुएशन हमारे पास थी, इसको ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास एडवांस वाला था वो गुड से बाहर था। तो यहाँ स्पेशल पॉइंट है, जब एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो रिसीट वाउचर इशू किया जाएगा। ठीक है, यहां पर जो टैक्स है वो किस रेट से चार्ज किया जाएगा? या तो टैक्स का रेट पता हो, ठीक है, टैक्स का रेट पता हो। अगर टैक्स का रेट पता है तो वो टैक्स का रेट अप्लाई किया जाएगा। इफ, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है रिसीट वाउचर के केस में, इफ जीएसटी रेट इज नॉट डिटरमाइनेबल। जब एडवांस मिल रहा है उस समय जीएसटी का जो रेट है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो इन दैट केस जो रेट अप्लाई करेगा, कितना रेट अप्लाई करना पड़ेगा? 18%। जो जीएसटी का रेट है वो कितना करना पड़ेगा? वो अप्लाई करना पड़ेगा 18%। और दूसरा, इफ नेचर ऑफ सप्लाई is not determinable। मतलब सर ये नहीं पता जो सप्लाई की जाएगी वो इंटर स्टेट में कवर होगी या इंट्रा स्टेट में कवर होगी, इंटर स्टेट में कवर होगी या इंट्रा स्टेट कवर होगी। मान लीजिए मैं एक फंक्शन करना चाहता हूं, मैं कहता हूं भाई मैं एक इवेंट कंपनी के पास जाता हूं, मैं कहता हूं देखो आपको मेरी बेटी का बर्थडे, मुझे अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बट हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हम ये जो सेलिब्रेशन करेंगे ये मैं दिल्ली में करना चाहता हूं या मैं इसको एक आउटडोर हम देना चाहते हैं। हो सकता है ये नोएडा में हो जाए, मगर एक काम कीजिए, आप जो डेट है वो बुक कर लीजिए, इस डेट पर हम आपसे कराएंगे। तो हमने डेट बुक कर ली, ठीक है, उस कंपनी की, और हमने उसको एडवांस पे कर दिया। अब जरा समझिएगा, दिल्ली में कराएंगे, वो जो कंपनी है वो दिल्ली में है, समझ लीजिए, वो मान लीजिए दिल्ली में कंपनी है। अब इवेंट कहां पर होगा? वो दिल्ली में होगा या दिल्ली के बाहर होगा? मतलब अभी तक प्लेस ऑफ सप्लाई कंफर्म नहीं है। तो अभी जो हमारे पास नेचर ऑफ सप्लाई है वो इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, ये क्लियरिटी नहीं है। तो जहां पर क्लियरिटी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां पर क्लियरिटी है तो वहां प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जहां क्लियरिटी नहीं है रेट की, तो वहां रेट लगेगा 18%, और जहां पर क्लियरिटी नहीं है अबाउट नेचर, तो बेटा इसे माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। इसे माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? ये देखो थियोरटिकल है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छोटे पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं। एग्जामिनर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन डिमांड कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये खत्म हो गया। अब इसी के रिलेशन में नेक्स्ट वाउचर है। ठीक है, इसी के रिलेशन में नेक्स्ट वाउचर है, वो क्या है? रिफंड वाउचर।
वो क्या है, रिफंड वाउचर। अब रिफंड वाउचर क्या है, जरा पहले इसी को एग्जांपल देखिए जो मैंने यहां पर आपको दिया था, ठीक है। वही चार्ट एक बार दोबारा बना ले। सप्लायर, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने कहा सर मेरी डेट बुक कर लीजिए, उस डेट पर मैं आपसे सर्विसेज लूंगा, ठीक है, डेट बुक कर लीजिए और एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है जी। सप्लायर ने क्या इशू कर दिया, रिसीट इनवॉइस, सॉरी रिसीट वाउचर, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या हुआ, किसी कारणों से सर्विसेज एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, मतलब जो फंक्शन है वो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि बेटा सप्लाई तो दी नहीं, फंक्शन कैंसिल हो गया, सप्लाई तो दी नहीं। जब सप्लाई नहीं दी तो क्या टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, सर टैक्स इनवॉइस का इशू करेंगे हमने, वी कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और वी कैन नॉट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज विदाउट इशूइंग द इनवॉइस, ये दोनों कंडीशंस हमारे पास हैं। तो सर अगर सप्लाई नहीं दी तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करोगे, टैक्स इनवॉइस भी नहीं दिया होगा। अब क्या करना पड़ेगा, सर ये जो एडवांस है, देखो या तो जो एडवांस है वो फॉरफिट हो गया हो, ठीक है, अगर फॉरफिट हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जीएसटी ऑलरेडी चार्ज किया जा चुका है, ठीक है। अगर एडवांस वापस किया जा रहा है, अगर एडवांस बेटा वापस दिया जा रहा है, तो इस एडवांस के लिए वापस करने के लिए जो देना पड़ेगा वो क्या करना होगा, रिफंड वाउचर। तो जितना पैसा वापस किया गया है, देखो सिचुएशन वन, कुछ भी पैसा नहीं दिया गया तो ठीक है, फॉरफिट हो गया, जीएसटी तो ऑलरेडी रिसीट वाउचर में चार्ज हो चुका है, ठीक है। अगर पूरा पैसा रिफंड कर दिया गया तो पूरे पेमेंट का रिफंड वाउचर बनेगा, तो उसमें जीएसटी जो है वो कैंसिल हो ही जाएगा। अगर पार्ट पेमेंट, पार्टली एडवांस दिया गया, पार्ट फॉरफिट किया गया, तो जितना वापस किया गया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जितने रिफंड वाउचर का जितने अमाउंट का आप रिफंड वाउचर इशू कर रहे हैं उसका जो जीएसटी है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है ये। तो बेटा जो रिफंड वाउचर है ये डायरेक्टली है इन कनेक्शन टू रिसीट वाउचर, ठीक है। इसका सेक्शन लिखना चाहते हैं तो ये है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, वहां क्लॉज डी था, ये होगा क्लॉज ई, ठीक है। तो ये है रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट। तो एडवांस रिसीट के लिए जो वाउचर इशू करते हैं उसका नाम क्या है, रिसीट वाउचर। जब एडवांस रिटर्न रिफंड किया जाता है उसके लिए इशू करते हैं रिफंड वाउचर, ठीक है जी। नेक्स्ट, चलिए फटाफट करते हैं, दो डिस्कशन रह गए हमारे पास, दो पॉइंट रह गए। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज में कवर होता है, ठीक है, पर्सन कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। अब जो व्यक्ति रिवर्स चार्ज में कवर होता है बेटा, इसको क्या इशू करना पड़ता है, इसको इशू करना पड़ता है इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस तो वो इशू करेगा ही करेगा, और इस व्यक्ति को इशू करना होता है पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा इसे, इसकी दो सिचुएशन है। नंबर वन, recipient is registered। देखो पहले मैं रिवर्स चार्ज की सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। रिवर्स चार्ज दो था, एक था रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3), एक है 9(4). 9(3) तो शुरू से ही एप्लीकेबल है, जहां पर एक लिस्ट आपको दी गई है, ठीक है, दीज इन दिस सिचुएशन रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, जो नोटिफाइड है, हम वहां पर अभी नहीं जा रहे हैं, नोटिफाइड सर्विस में जा रहे हैं। हाँ, जो हमारे पास था
9(4) ये शुरू में एप्लीकेबल नहीं था, बट आपसे मैंने कहा था जो मार्च में अमेंडमेंट आई थी उसके कारण कुछ सिचुएशन में जो 9(4) है वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, 9(4) जो है वो एप्लीकेबल हो गया है। तो मतलब अभी अगर हम बात करें तो आज की डेट में 9(3) भी एप्लीकेबल है। इनिशियली जो 9(4) को था पोस्टपोन किया जा रहा था, बट जब रियल एस्टेट के बारे में बात आई थी मार्च, इफ एग्जैक्ट डेट इफ आई एम राइट 29 मार्च की बात करें, ठीक है, तो जब रियल एस्टेट के लिए जीएसटी स्कीम में बेनिफिट दिया गया था तो वहां पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ रिवर्स चार्ज सिचुएशन दी गई। सेक्शन 9(3) में क्या है, स्पेसिफाइड केसेस, मगर 9(4) क्या है, जहां पर सप्लायर मतलब जो सप्लायर है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। अब ध्यान से देखिएगा 9(3) में रिवर्स चार्ज कब लगता है, रिवर्स चार्ज 9(3) 9(4) रिवर्स चार्ज कब लगता है, जब सप्लायर नहीं रेसिपिएंट मतलब सर्विस या गुड्स देने वाला नहीं, सर्विस या गुड्स लेने वाला व्यक्ति टैक्स पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, वो रिवर्स चार्ज की सिचुएशन है। ठीक है, 9(3) में जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, मगर 9(4) तो लगता ही तब है जब सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, ये क्या कर रहा है, रिसीव्स supplies taxable on reverse charge basis। जो रेसिपिएंट है, देखो इसको समझ लीजिए, बाद में फिर इसको जब छोटा कराने के आसान हो जाएगा, मगर समझना भी, रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड, अगर वो अनरजिस्टर्ड है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और जो रिसीव कर रहा है वो सप्लाईज वो टैक्सेबल किस पे है, रिवर्स चार्ज में। किससे रिसीव की है, रिसीव कहां पर की है, अंडर सेक्शन 9(3) एंड अंडर सेक्शन 9(4), मतलब ऐसी सप्लाईज रिसीव की हैं जो 9(3) में कवर है। अब बट ऑब्वियस है जो 9(4) से लिया गया है बेटा, जो 9(4) में लिया गया है, यहां पर जो सप्लायर है, ये सप्लायर कौन है, सप्लायर इज ऑलवेज अनरजिस्टर्ड। हाँ, जो 9(3) में सप्लाई की गई है यहां पर जो सप्लायर है ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, और जो सप्लायर है बेटा ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक है, 9(4) तो लगता ही तब है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मगर 9(3) में इट इज क्वाइट पॉसिबल जो सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, बट क्योंकि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा, जो रिसीवर है उसको टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा यहां पर in all the situation recipient will issue payment voucher at the time of making payment। ठीक है भाई, आसान शब्दों में तो ये समझो, आसान शब्दों में ये समझो, देखो ये बताना जरूरी था, चार्ट बताना जरूरी है ताकि दिमाग थोड़ा सा वहां पर फोकस करे। अब एक लाइन में भी नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज की सिचुएशन में रेसिपिएंट चाहे 9(3) में टैक्स पे 9(3) के रिवर्स चार्ज में सर्विसेज और गुड्स रिसीव कर रहा है या 9(4) में रिवर्स चार्ज कवर हो रहा है, इन शॉर्ट रिवर्स चार्ज के केस में जो रेसिपिएंट है पेमेंट करते हुए पेमेंट वाउचर इशू करेगा ही करेगा। ठीक है, चाहे वो 9(3) के रिवर्स चार्ज में कवर है, 9(4) में कवर है, चाहे 9(3) में वो रजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव कर रहा है गुड सर्विसेज या 9(3) में वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव कर रहा है, तो बेटा इस चीज को माइंड में फिट कर लो, हु
is liable to issue payment voucher? Who is liable to issue payment voucher? Person covered under reverse charge. ठीक है, recipient is recipient is required to issue payment voucher at the time of making the payment. ठीक है, वो पेमेंट किसे कर सकता है? 9(3) के सप्लायर को जो रजिस्टर्ड है, 9(3) के सप्लायर को जो अनरजिस्टर्ड है, और 9(4) के सप्लायर को जो हमेशा अनरजिस्टर्ड ही होगा। बराबर। दूसरा, इनवॉइस किसे इशू करेगा? इनवॉइस किसे इशू करेगा बेटा? ठीक है, इसी में समझा देता हूं, दोबारा इस चार्ट को नहीं बनाते क्योंकि यह कंसेप्ट बेसिक आपको समझ आ गया। इस केस में इनवॉइस भी इशू किया जाएगा, बट ऑब्वियसली इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट। तो समझिएगा, अब इसको शॉर्ट कर दूं, इनवॉइस इशू करेगा। recipient covered under reverse charge. क्या इशू करेगा? पेमेंट वाउचर। ठीक है, टू एवरी सप्लायर, चाहे वो सप्लायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट कवर अंडर रिवर्स चार्ज, इनवॉइस किससे इशू करेगा? ओनली टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ये लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, डन। तो 9(4) अगर रिवर्स चार्ज 9(4) का लग रहा है तो बताओ क्या क्या इशू होगा? 9(4) में जो सप्लायर है वो हमेशा अनरजिस्टर्ड होगा, तो रेसिपिएंट पेमेंट वाउचर तो इशू करेगा, इनवॉइस भी इशू करेगा। अगर रेसिपिएंट 9(3) के रिवर्स चार्ज की गुड्स सर्विसेज रिसीव कर रहा है, ठीक है, और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, तो इनवॉइस सप्लायर इशू करेगा। ठीक है, हमारा जो रेसिपिएंट है वो केवल पेमेंट वाउचर इशू करेगा। बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो हमारे रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेमेंट वाउचर के साथ साथ इनवॉइस भी इशू करेगा। अरे भाई, इनवॉइस इशू नहीं करेगा तो वो टैक्स क्रेडिट कैसे लेगा, ये बताओ ना? आईटीसी तो लेना पड़ेगा। चलो डन। लास्ट, क्रेडिट डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। मैंने आपसे कहा था बड़ा छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। बहुत छोटा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत छोटा कंसेप्ट है। बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर मैं आपके साथ यहाँ पर कंज्यूम नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर मैं आपके साथ कंज्यूम नहीं करने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल्स गो थ्रू करनी है तो प्लीज नोट्स में एक बार गो थ्रू कर लेना स्टडी मॉड्यूल में से, बट जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी नहीं। सप्लायर, recipient, supplier, recipient। सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया 50,000 का, रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दी 50,000 रुपए की। सप्लायर ने एक्चुअली जो सप्लाई की है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये है केवल 46,000। देखो, इनवॉइस 50,000 का रेज किया गया, पेमेंट 50,000 रुपए की रिसीव की गई, मगर एक्चुअल में फाइनली पता लगा जो सप्लाई है वो केवल 46,000 रुपीज की गई। ठीक है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, ये किसी भी रीजन से हो सकता है। क्या हो सकता है यहां पर? टैक्सेबल, मैं पढ़ देता हूं सिर्फ आपके लिए। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज मोर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। जहां पर इनवॉइस में वैल्यू ज्यादा शो की गई है, पेमेंट ज्यादा ली गई है, मगर जो सप्लाई है वो कम अमाउंट की दी गई है। ठीक है, बट ऑब्वियस है। ठीक है, इसके ठीक है, ये हमारे पास है। तो यहां पर जो टैक्स चार्ज है इनवॉइस में वो ज्यादा होगा जितना, देखो, जो
इनवाइस में टैक्स चार्ज होगा वो 50,000 रुपए के बेस पर होगा, मगर अगर सर्विसेज 46,000 की गई है तो जो जीएसटी है वो भी 46,000 के बेस पर लगेगा। ओके, या फिर जो गुड्स सप्लाई किए गए थे वो डिफेक्टिव थे, रेसिपेंट ने वापस कर दिया 4,000 का सामान, तो 50,000 का सामान भेजा गया मगर 4,000 रुपए का डिफेक्टिव था वो वापस भेज दिया गया, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है 46,000। या सामान तो आपने 50,000 का भेजा, रास्ते में जाते जाते जो 4,000 रुपए का सामान है, समझना, रास्ते में जाते जाते जो 4,000 रुपए का सामान है, ठीक है, वो डेफिशिएंट हो गया, मान लीजिए गैस, मान लीजिए कोई केमिकल था वो वेपर हो गया, उड़ गया, वो कहता भाई साहब मैंने तो आपसे जो टिन मंगाए थे मैंने आपसे मंगाया था इतने टन, ये तो उससे कम आया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट पहले क्या है कि जो एक्चुअल में जो आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो इनवॉइस वैल्यू से कम की दे रहे हैं, या आपने गुड्स से जो गुड्स हैं वो तो प्रॉपरली आपने भेजे थे, सर्विस के केस में नहीं, अब गुड्स है, ठीक है। अब जो आपने गुड्स भेजे थे वो तो आपने पूरे भेजे थे मगर कुछ गुड्स खराब थे वो वापस आ गए। थर्ड, जो आप गुड्स भेज रहे थे पहुंचते पहुंचते वो कम हो गए, डेफिशिएंट हो गए, ठीक है। इन दैट केस जो गुड्स इनवॉइस की वैल्यू है वो 46,000 की है मगर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ सप्लाई है 46,000 की। सर यहां पर 4,000 रुपए के लिए सप्लायर जो रेसिपिएंट को 4,000 रुपए वापस कर रहा है उसका क्या देगा, क्रेडिट नोट, ठीक है। इसका क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। तो इन शॉर्ट क्रेडिट नोट किसके, क्रेडिट नोट में क्या होता है, सप्लायर जीएसटी का चार्ज कम कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो जीएसटी रिटर्न में 50,000 रुपए का इनवॉइस शो कर रहा है, ठीक है, तो उसको इनवॉइस इशू किससे पे का, जो टैक्स है वो 50,000 के बेस पर दे रहा है, बट सर्विसेज या गुड्स कितने के दिए 46,000 के, ठीक है। तो जो सर्विसेज या गुड्स हैं 46,000 के, जो क्रेडिट नोट है वो 4,000 रुपए के, इसका मतलब है वो इनवॉइस इशू करेगा 50,000 रिटर्न में, और 4,000 रुपए का जब वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा तो उसको इफेक्टिवली जो जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा वो केवल 50 - 4 पर पे करना पड़ेगा, केवल 46,000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब बट ऑब्वियस अगर आपको क्रेडिट नोट समझ आ गया तो डेबिट नोट आने में टाइम नहीं लगना चाहिए। डेबिट नोट में क्या है कि जहां पर आपने बिल कम अमाउंट का रेज किया है मगर जो सर्विसेज या गुड्स हैं वो ज्यादा वैल्यू के आपने रेज कर दी हैं, ठीक है। सप्लायर, ये काम करते हैं इसी में कर दें, ये ग्रीन से था आप रेड से कर दें। मान लीजिए सप्लाई की वैल्यू है, सप्लाई की वैल्यू हो जाती है 53,000, इनवॉइस इशू किया गया 50,000 रुपए का, पेमेंट 50,000 रिसीव हो गई मगर सप्लाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 53,000, ठीक है। अब एक तो किया होगा 3,000 रुपए का एक और आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर एक और बेनिफिट क्या दिया गया कि सर इस केस में आप क्या इशू करेंगे, आप इसे क्या इशू करेंगे, इसे आप डेबिट नोट इशू कर देंगे, डेबिट नोट। अच्छा, यहाँ पर जो क्रेडिट नोट है इसके साथ 4,000 रुपए का क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, 4,000 रुपए वापस कर जाएगा। जब डेबिट नोट इशू करेंगे कितने का, 3,000 रुपए का, ठीक है। तो जो रेसिपिएंट है, जो रेसिपिएंट है ये पेमेंट करेगा 3,000 रुपए की, ठीक है। तो अब जब वो जीएसटी रिटर्न में 5,000 50,000 रुपए का इनवॉइस दिखाएगा तो साथ में 3,000 रुपए का डेबिट नोट भी दिखाएगा, तो वो 50,000 रुपए का जीएसटी भी पे करेगा और बेटा 3,000 रुपए का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब वैल्यू ऑफ सप्लाई इनवॉइस की वैल्यू से कम है तो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, और जब वैल्यू ऑफ सप्लाई इनवॉइस की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उस केस में डेबिट नोट इशू किया जाता है। डन, वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्कशन हमारे पास था थ्योरेटिकल, मगर यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट हमने लेने की कोशिश की है। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये लास्ट में रखा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जो शुरू के जो इससे फर्स्ट लेक्चर हमारे पास था वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, वहां पर डेट्स थी हमारे पास, वहां पर हमारे पास डेट्स आ रही थी, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर डेट कितने पीरियड में हमें करनी है। एचएसएन हमने किया था, वहां पर कॉन्टिनेंट सप्लाई का हमने किया था, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो जो पहला लेक्चर था कंपेयर टू दिस लेक्चर, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई डेट का हमें बेटा कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। चलिए तो वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक नए डिस्कशन पर, एक नए टॉपिक को आगे करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।